अपने इस आर्ट से एक किसी को इम्पैक्ट कर पा रही हूँ कि वो इंसान आके मुझे गले लगा रहा है, एंड दैट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा वो था। हे अंजलि, अंजलि, आर यू ओके? नहीं, शायद मैं ठीक नहीं हूँ। लाइव परफॉर्मेंस एक्चुअली प्ले खत्म होने के बाद तक का वेट नहीं करती। आप वो रिएक्शंस जो ऑडियंस के ड्यूरिंग द प्ले ही महसूस कर सकते हैं कि आप कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपकी स्टोरी ऑडियंस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। वो एक ब्यूटी होती है लाइव परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 प्रोग्राम है ये स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महवश। और आज मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्ती खातून मौजूद हैं, एक लेडी हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को बहुत इंस्पायर किया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक्टिंग भी करती हैं, प्रोड्यूस भी करती हैं, थिएटर करती हैं और सबसे बड़ी बात जो है ये कोशिश इनकी होती है अपने काम के थ्रू कि ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ सके। तो चले मजीद ताकीर के मैं वेलकम करूंगी अपने शो में अंशुलिका कपूर को। हाय। हेलो हेलो भाविश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अंशुलिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आपसे बात होगी आपके काम के बारे में। जब मुझे पता चला, मैंने देखा आपका काम तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत जबरदस्त आपने काम किया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे आपके काम में नजर आई कि आपने चाहे एक्ट किया हो, चाहे आपने प्रोड्यूस किया हो, आपकी हमेशा ये कोशिश रही है क्या आप एक कोई सब्जेक्ट लेके चलिए। आपका काम ऐसे ही नहीं होता, मीनिंगफुल होता है। आप कोई ना कोई मैसेज देना चाहती हैं सोसाइटी को और अपने काम के थ्रू आप सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहती हैं। तो ये बहुत मतलब जबरदस्त चीज है। सबसे पहले मैं इस पे अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपको। शुक्रिया शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि ये आपसे रेजोनेट करा और आपको अच्छा लगा, सो थैंक यू। अच्छा, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये माशाल्लाह इतना काम और फिर आपका जो काम है वो ना सिर्फ ये कि इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया गया, इवन ऑस्कर में क्वालिफाइड भी हुआ आपका काम, जिस पे हम लेटर ऑन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताएं भाई, स्टार्ट कैसे हुआ था? कब आपने एक्ट शुरू किया? कब आपने ये जो सोचा कि प्रोड्यूस भी करना चाहिए, ये कैसे हुआ सब? कहाँ से शुरू हुआ है तो मुझे खुद को भी नहीं पता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद आई वॉज बॉर्न टू डू दिस। मतलब शुरू से ही मेरा एक बचपन से ही एक बहुत ही परफॉर्मेंस या अभिनय के तरफ मेरी बहुत बड़ी रुचि थी। मुझे हमेशा से ही अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशंस करना, ये सब मुझे बहुत पसंद था। फिल्म्स में मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि हमारे अलाउड नहीं था इतना फिल्म्स देखना, और उस समय इतना था भी नहीं, इतने इस तरीके के ओटीटीज और ये सब नहीं थे। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी अभिनय करूंगी या एक्ट्रेस बनूंगी, पर ये था कि मुझे मेरी एक रुचि थी उसकी तरफ। स्पॉटलाइट मुझे हमेशा से पसंद थी। मुझे अभी भी ध्यान है, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जब मैं 3 साल की थी, शायद 3 साढ़े 3 साल की, मुझे ध्यान नहीं है, पर मेरी मम्मी बताया करती हैं कि फर्स्ट टाइम जब स्कूल में परफॉर्मेंस हुई थी, एक डांस परफॉर्मेंस हुई थी, और मेरा पूरा परिवार उस परफॉर्मेंस को देखने गया था, एनुअल फंक्शन। तो सब बच्चे वहां पे जब डांस कर रहे थे तो सब बच्चे कर रहे थे, बट मैं सेंटर में खड़े होकर डांस कर रही हूँ। और जब खत्म हो गया, सब बच्चे चले गए, पर मैं स्टेज से नहीं उतर रही हूँ, मुझे स्टेज पे रहना है। तो आई थिंक स्पॉटलाइट और स्टेज से मेरा बहुत ही पुराना नाता है। बट ऑफ कोर्स लाइफ मूव्ड ऑन, और क्योंकि मेरी रुचि उस तरफ थी और डांस में, मुझे डांस का शुरू से मुझे काफ़ी शौक था, तो मैंने ट्रेनिंग ली, क्लासिकल डांसिंग की। उस उसको मैंने परस्यू करा थोड़े दिन, थोड़े साल मैंने डांस, क्लासिकल डांसिंग परस्यू करा। उसके बाद मुझे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके के डांसेस, डिफरेंट तरीके का कल्चर, बिकॉज काफ़ी डाइवर्स है इंडिया, तो हर तरीके का हर स्टेट में एक अलग तरीके का कल्चर, अलग तरीके का डांस है। तो मुझे फोक डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के डिफरेंट स्टेट्स के डांसेस सीखे और उनको परफॉर्म करा काफ़ी टाइम तक। बट उसके अलावा मेरी पढ़ाई चलती रही, साथ में कॉर्पोरेट लाइफ चलती रही। देयर वाज कॉर्पोरेट लाइफ एंड दिस वाज ऑन द साइड। बट
मेरी जब शादी हुई तो शादी के बाद मैं जिस घर में गई वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था काफ़ी कल्चरल, काफ़ी आर्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट था। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ही राइटिंग डायरेक्टिंग म्यूजिक इन सब में काफ़ी उन लोगों का काफ़ी काम किया था उन लोगों ने। तो वो मुझे काफ़ी इंकरेजिंग लगा और वहाँ से मेरी जो एक अभिनय की एक्टिंग की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। बिकॉज उनको देख के और उनके इंकरेजमेंट से मुझे लगा कि हाँ शायद मैं भी ये कर सकती हूँ, क्योंकि तब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी। मुझे था कि हाँ मैं डांस करती हूँ एंड इट्स माई पैशन, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। बट उनके इंकरेजमेंट से मैंने ये आगे लिया तो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में मेरा हुआ। पहले मैंने काफ़ी साल तक थिएटर किया। थिएटर करते करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक डिजिटल एड्स करने की। मैंने थोड़े एडवर्टीजमेंट्स करे, कैमरा फेस करना शुरू करा। उसके बाद ऑफ कोर्स एज यू मूव इन द जर्नी यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेइंग इन अ शॉर्ट फिल्म इनिशियली। तो वहाँ से मेरी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई एंड चलती चली गई। और मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ, जो भी कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। अभी तो बहुत लंबा रेस का घोड़ा है ये ये तो चलेगा। इट्स अ जर्नी एंड आई एम लविंग द जर्नी। सो इस तरह मेरे एक्टिंग की जर्नी चालू हुई। प्रोड्यूसर की जर्नी किस तरह चालू हुई? तो जब मैं एक्टिंग करती थी तो मुझे ना कहानियों में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था कि किस तरह कहानियां दूसरों को इम्पैक्ट करती हैं, किस तरह। तो जब मैं स्टेज करती थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि आफ्टर द रोल जो ऑडियंसेस हैं वो लोग मतलब आफ्टर यू फिनिश द थिंग, उसके बाद ऑडियंस जब मीट एंड ग्रीट होता था तो कई लोग आके गले लगा लेते थे कि मतलब एक उनको एक ओवरवेल्म्ड हो जाते थे एक परफॉर्मेंस से, या बहुत उनको रेजोनेट होता था तो गले। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद थी कि जब मैं किसी एक अपने अपने इस आर्ट से एक किसी को इम्पैक्ट कर पा रही हूँ कि वो इंसान आके मुझे गले लगा रहा है, एंड दैट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा वो था। तो मेरे पास भी बहुत सारी स्टोरीज थी जो मैं बोलना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी। तो उस तरह ये एक जो प्लेटफॉर्म मेरा मैंने तैयार करा जहाँ पे जो स्टोरीज मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, या ऑल्सो स्टोरीज जो लोगों के पास है जो वो मेरे थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म मैंने एज अ प्रोड्यूसर चालू करा, जहाँ पे हम जो स्टोरीज हम एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हैं उसको आगे लेके जा सके। तो इस तरह प्रोड्यूसर की जर्नी चालू हुई। सही। तो मतलब ये एक्टिंग से जो आप प्रोड्यूसर बनी है, ये जो एक पूरी जर्नी है, उसके बाद कुछ जैसे एक्टिंग भी आप साथ साथ कर रही हैं तो एक स्ट्रगल कुछ फील होती है, या फिर ये कि चीजों को देखने का मजीद कुछ आपका एक्सपीरियंस चेंज हुआ हो, लेंस चेंज हुआ हो? ऑफ कोर्स बहुत बहुत चेंज हुआ है। व्हेन यू आर एन एक्टर, बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक एक्टर होते हैं आप सिर्फ अपने रोल पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि आप उसको किस तरह अच्छा बना पाएं, या किस तरह आप उसमें एक ऑथेंटिसिटी ला पाएं, रियलिज्म ला पाएं। बिकॉज आपको बिहाइंड द सीन ज्यादा पता नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आप या आपके जो को एक्टर हैं आप उनके साथ थोड़ा काम करते हैं। बट जब आप एक प्रोड्यूसर होते हैं तो आप मतलब उसका जो एक पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो आपको समझ में आता है कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली कितना काम होता है इसके लिए। बिकॉज एक ये पूरी जर्नी होती है कि आप एक स्टोरी को सिलेक्ट करते हैं या एक कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसको आप वहां से स्टार्ट लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक कि कहाँ वो जब वो फिल्म या कोई थिएटर बन के लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा है, वो पूरी जो जर्नी होती है उसमें कितना एफर्ट जाता है वो एज एन एक्टर आपको नहीं समझ में आता उतना, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते एक ग्रास रूट लेवल पे। सो आई थिंक मेरा तो बहुत ज्यादा नजरिया चेंज हुआ एज एन एक्टर। ऑल्सो मैं बहुत इवॉल्व हुई आफ्टर बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, बिकॉज मुझे बिहाइंड द सीन्स काफी समझ में आया। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको एक तरह से चाइल्डहुड से ही इंटरेस्ट था और आप स्टेज परफॉर्मेंस बहुत पसंद करती थी। वैसे मतलब अगर आपकी लुक वाइज देखा जाए ना तो एक वो जो प्योर आर्टिस्टिक, मुझे समीता पटेल और शबाना आजमी उनका ख्याल आ रहा है कि मतलब वो जो एक आर्टिस्टिक हमने मूवी देखी है, जो आर्ट मूवीज होती हैं, तो उनमें बहुत हद तक आपकी एक रिजेम्बलेंस है।
और प्योर मतलब जो एशियन ब्यूटी है ना, वो आपको देख के नजर आ रहा है माशाल्लाह की, बड़ा अच्छे तरह से आपने कैरी किया हुआ है खुद को। अच्छा, तो इस तरह से फिर मतलब ये जो आपका एक्टिंग से आप प्रोड्यूसर बनी और ये सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली इसके बारे में और भी मैं आगे चल के आपसे बात करूंगी। आपकी जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो भी आप काम करती हैं उसके पीछे एक थॉट होती है, आप एक मैसेज कन्वे कर रही हैं। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब कि आप एक्सप्लेन करें कि अभी तो जो आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह के रहे, कौन कौन से रहे। तो एज आई सेड, मेजरली मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें किसी तरीके का एक मैसेज या एक समथिंग वेरी रियलिस्टिक आई प्रेजेंट। मतलब ऑफ कोर्स इट्स एन, मतलब मैं कोई यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करना चाहती मेरे फिल्म्स के थ्रू या मेरे ड्रामास के थ्रू। मैं किसी चीज का ये नहीं कह रही कि ये सही है या ये गलत है, नहीं, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ कि ऑडियंसेस काफी इंटेलिजेंट हैं। वो समझते हैं कि जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं वो काम में उन्हें क्या समझना है। मैं वो एक जो उनके दिमाग में एक थॉट डालना चाहती हूँ कि ये जो काम आपने अभी देखा, ये जो फिल्म आपने अभी देखी है, ये जो थिएटर आपने अभी देखा, इसमें आप उसका क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। सो दैट्स द थॉट बिहाइंड ईच प्रोजेक्ट आई पिक्ड अप। तो मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट, जैसे मेरी एक फिल्म जो मुझे बहुत पसंद है विच इज जस्ट अनदर डे, उस फिल्म का नाम है जस्ट अनदर डे, जो it's a story of a single woman, where the story is about gender violence, कि किस तरह औरतों पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और ये जो फिल्म है ये स्पेसिफिकली बात करती है वायलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो वो उस तरीके का जो वो फिल्म है, इट्स अबाउट दिस वुमेन। और उसमें कहीं का आपको वायलेंस नहीं दिखाया गया है, पर फिल्म में अगर आप फिल्म देखेंगे उस फिल्म में बिल्कुल भी वायलेंस नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिखाया गया है। बट यही बताया गया है कि उस औरत की किस तरीके की मनोस्थिति होती है आफ्टर व्हाट हैपेंड टू हर, किस तरीके की मनोस्थिति होती है, वो किस तरीके से अपने आप को अकेला पाती है और किस तरह सोसाइटी उसको देखती है, और किस तरह उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जब आप वो फिल्म देखेंगे, एक्चुअली वो फिल्म एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होती है कि किस तरह उसको स्ट्रेंथ मिलती है स्ट्रेंजर्स से। तो वो फिल्म मुझे काफी पसंद है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की फिल्म जहां पे हम कुछ प्रीच नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। इसी तरह मेरी एक फिल्म है मैं महमूद, जो मैंने क्रिएटिवली प्रोड्यूस करी है, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल भी है। वो फिल्म बात करती है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो बाहर देशों में जाते हैं रहने, अपना जीवन बनाने के लिए, हाउ लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर फॉर देम, बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती। तो बहुत बार हम इंग्लिश को एक बहुत ही सुपीरियरिटी उसमें लेके जाते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत इंटेलिजेंट है या आप वेल रेड हैं, ये हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप भले कितने भी आप महान ज्ञानी हैं, आपको कुछ नहीं आता है आप अपने काम में कितने भी अच्छे हैं, बट बिकॉज यू कांट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो आप यू आर नॉट वर्थ इट। सो एक तो ये स्टोरी है एक इमिग्रेंट की जो दूसरे देश में जाते हैं, पर किस तरीके से वो एक लैंग्वेज बैरियर की वजह से कितना उनको तकलीफ होता है और किस तरह लोग उनको जज करते हैं बिकॉज ही डजंट नो इंग्लिश। ऑल माई स्टोरीज आर एक्चुअली स्टोरीज विच आर लाइक पिक्ड अप फ्रॉम रियलिटी। इट्स नॉट लाइक समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपकी मेरी स्टोरीज बाहर रखना चाहती हूँ। आप जो है, जब आप अपनी स्टोरी टेलिंग कर रही होती हैं और आपके ऑडियंस देखने आता है, मोस्टली आप थिएटर पे काम करती हैं, तो क्या आपका होता है कि जो ऑडियंस आपको देख रही है वो क्या चीज है जो जब प्ले खत्म हो तो वो अपने साथ वो लेके जाए? आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, आई थिंक हम सबका वही होता है कि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो प्ले खत्म होने के बाद तक का वेट नहीं करती। आप वो रिएक्शंस जो ऑडियंस के ड्यूरिंग द प्ले ही महसूस कर सकते हैं कि आप कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कि आपकी स्टोरी ऑडियंस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। वो एक ब्यूटी होती है लाइव परफॉर्मेंस की, एंड दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट, कि जब आप वो रिएक्शंस जो ऑडियंसेस के
जब आप वो ऑडियंस रेजोनेट कर पा रहा है आपके आपकी स्टोरी से, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग. बट या ऑफ कोर्स व्हाट आई सेड बिफोर ऑल्सो, आई थिंक जब एक ऑडियंस जो स्टोरी आप कहना चाह रहे हैं वो स्टोरी अपना मतलब आफ्टर द प्ले इज ओवर, लॉन्ग आफ्टर दैट, even if that story is running in his or her mind, is what an artist want, or what I would probably as a storyteller would want, कि वो उसके बारे में सोचे. वो एक जो बोलते हैं ना, a seed of of thought is placed there for him to start the conversation or the dialogue. That is what my ultimate goal would be as an actor or a producer, both on stage and in films. That बस एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, डायलॉग. अच्छा, स्क्रिप्ट कैसे पिक करती हैं अपना, और स्क्रिप्ट में क्या आदत से आप कह रही हैं कि ऑडियंस मतलब रेजोनेट कर सके, कनेक्ट कर सके उसी वक्त जब लाइव परफॉर्मेंस हो रही है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है साथ में ना कि आपने ऐसे नहीं दिखाना है, प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की कोशिश करनी लेकिन प्रीची नहीं होना. तो किस तरह से मतलब ह्यूमरस स्क्रिप्ट्स होते हैं या क्या, किस तरह की जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं स्क्रिप्ट में, उसके बाद आप वो स्क्रिप्ट पिक करती हैं? बेसिकली जो स्क्रिप्ट्स अभी तक मैंने पिकअप करी है, शुरू में तो ऑब्वियसली आई वाज प्लेइंग the role because I was an actor, I was not a producer, so obviously मेरा उतना कंट्रोल नहीं रहता था स्क्रिप्ट के ऊपर कि मैं इसको चेंज कर दूं या ये मेरा नहीं चल रहा तो मैं उसको वो कर दूं. तो मेरा वहां पर ये रहता था कि मेरे एज एन एक्टर मैं क्या इसमें ला पाती हूँ, ऑथेंटिसिटी कितना रियलिस्टिक इस रोल को बना पाती हूँ कि वो कनेक्ट हो मेरे ऑडियंस से. ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ मेरे पास बहुत सारे रोल्स भी आते थे, पर उन रोल्स को मैं हर रोल को नहीं एक्सेप्ट करती थी जो मुझसे रेजोनेट नहीं होता था. मैं उन्हीं को करती थी, भले ही ऐसा जैसा है कि भले ही मैं जब जाऊं और मैं सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स में काम करके जाऊं, पर वो 10 प्रोजेक्ट्स लोग हमेशा ध्यान रखें, दे रिमेम्बर दोज प्रोजेक्ट्स. दैट इज व्हाट आई वांट. सो इसी हिसाब से मैं अपनी स्क्रिप्ट्स पिकअप करती हूँ, इसी हिसाब से अपना काम पिकअप करती हूँ. मैं जो भी करती हूँ कि वो काम किसी से रेजोनेट हो. जैसे मैंने बोला ना, मैं अगर एक किसी शख्स को इंसान को अगर उसके थ्रू इंस्पायर कर पाऊं या इम्पैक्ट कर पाऊं या मूव कर पाऊं, आई थिंक दैट इज वो ही होता है. और अभी एज अ प्रोड्यूसर वो थोड़ी लिबर्टी मेरे पास होती है कि जब मैं स्क्रिप्ट्स पिकअप कर रही हूँ तो उन स्क्रिप्ट्स के अंदर मेरा आई कैन गिव माई सजेशंस कि अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं. तो आई स्टिल हैव अ लिटिल बिट ऑफ लिबर्टी देयर कि मैं स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा of course I don't want to, I generally don't interfere in the creative process of a writer and a director. I don't want to come in between, but I just, if I feel that there's a suggestion needed, there's something I can suggest, I suggest. It's completely up to my director and a writer if they want to include it or not. But yes, I do have a little liberty there, but as an actor वो liberty इतनी मेरे पास नहीं थी कि मैं वो कर पाऊँ. So majorly मैं जो scripts pick up करती हूँ वो ही सोच के करती हूँ कि how it is going to bring the message across to the audience without being preachy or without putting it on them, because I'm not making something which is telling them what is right and wrong. No, I'm not telling them what is. I do understand that the audiences are intelligent enough to take this forward. Yeah. अभी जो रिसेंट आपका प्रोजेक्ट आया है गोल्डन केज, जो कि क्वालिफाई ऑस्कर में भी हुआ था, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट आपके पास आया, स्क्रिप्ट कैसे आया था, फिर इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा और आपको क्या मतलब चीज प्राप्त की थी, और क्या ये उस वक्त आइडिया था कि ये ऑस्कर में भी क्वालिफाई कर जाएगा? सो गोल्डन केज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. ये हमने शूट करा था राइट आफ्टर कोविड, एक्चुअली अराउंड 2022 हमने इसको शूट करा था. तो ये जो राइटिंग थी, इसके जो डायरेक्टर हैं और राइटर हैं प्रत्यय साहा, वो मेरे लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम करा हुआ है. तो जनरली हम लोग जब भी कोई आइडिया या जो कॉन्सेप्ट के बारे में जब भी कुछ दिमाग में आता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं और फिर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं वेदर ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, आगे हम इसके बारे में कुछ करें. तो ड्यूरिंग कोविड उन्होंने ये स्क्रिप्ट जो थी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ये सोचा था.
तो अगेन ये स्टोरी हमारे पास किसी से आई थी, हमारे एक और जो कोलैबोरेटर हैं, जिनकी ओरिजिनल स्टोरी थी, विक्टर मुखर्जी, उन्होंने ये स्टोरी एक हमको भेजी थी कि ये एक स्टोरी है, तुम लोगों को इफ यू गाइस वांट टू मेक दिस एज अ फिल्म और यू वांट टू डू थिएटर, जस्ट सी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स एवरीडे बेसिस पर आती हैं, बहुत स्टोरीज आती हैं एवरीडे बेसिस पे। तो ये स्टोरी हमें काफी पसंद आई थी। तो तो मैंने और प्रत्या जो उनके इसके डायरेक्टर हैं, हमने इसके बारे में बात करी, एंड देन वी थॉट ओके व्हाई नॉट वी टेक दिस स्टोरी फॉरवर्ड एंड सी इफ वी कैन मेक इट एज अ फिल्म। सो ये जो स्टोरी है, द गोल्डन केज, जिसका बंगाली नाम है सोनार खाचा। सोनार खाचा इज बेसिकली पिंजरा, सोने का पिंजरा। It's actually a story about how we are losing our culture, how we are losing our heritage in the current times due to and number of reasons, because of the financial, financially हम उसको नहीं संभाल के रख पा रहे, because there's a lot of finances which goes in it, or because of the corporate revolution which is there, because of n number of reasons, because the families are now are no more staying. So it is about, the main character of this film is a house, is the ancestral house, which is 100-year-old house. So it's set in Kolkata. And it talks about that. It talks about a family which is the eldest of the family doesn't want to sell the house, but everyone else want to sell the house because they are not able to maintain the house, and काफी उनके पास उतना पैसा नहीं है कि उसको maintain, it's a huge house, उसको maintain कर सके. So it also talks about, in a way, it has a very beautiful combination of how the house is aging, and the walls are crumbling, at the same time how the relationships are aging and crumbling with it. So it's a very beautiful way of connecting the two. So it's a very beautiful film. It's a short film, and it's a very global issue, if I say that, how we are losing the heritage. So it resonated with a lot of global audiences also. It was actually premiered in UK in 4 cities. It was shown across UK. It went to a couple of other places, other festivals. US में हमने इसका रिलीज करा था कैलिफोर्निया में, प्लेड इन कैलिफोर्निया थिएटर, और फिर वहीं से वो ऑस्कर्स के लिए क्वालिफाइड होके ऑस्कर्स की लॉन्ग लिस्ट में गई थी, जहाँ पे different films अलग अलग जगहों से, I think 187 films were qualified for Oscars. Of course it did not make it to the short list and then couldn't get nominated, but it was there in the 187. So that's a big boost for us as independent filmmakers. ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर जाती है, क्योंकि हर साल दुनिया भर में इतनी सारी मूवीज बनती हैं, उनमें अगर क्वालिफाई हो जाती है कोई मूवी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज था कि मेरी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड रेजोनेट कर रही है. ऑल्दो मैं ये बिलीव नहीं करती कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस्टिवल या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पहुंच के फिल्म का वैल्यू होता है. नो, आई फील दैट मेरे लिए जो वैल्यू होता है मेरे आर्ट का इज व्हेन आई एम एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंसेस डायरेक्टली, एंड व्हेन ऑडियंसेस लाइक समवन जस्ट वॉक अप टू मी एंड से, ओ मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी, आई रियली रेजोनेट विद दैट फिल्म. और ऐसा हुआ है मेरे साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर द शो पीपल यूज्ड टू हग मी. दैट इज व्हाट इज माय my achievement as an actor or a producer. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब ये क्या एक दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, और एक तरह से देखा जाए तो जो एक होते करते थे ना डिफरेंसेस, मतलब आपके कल्चर में, आपके पहनने ओढ़ने में, आपकी लैंग्वेज में, वो बहुत हद तक मिटते जा रहे हैं. अभी हो रहा है कि सब लोग एक ही जबान बोलते हैं, एक ही लिबास पहनते हैं और सब कुछ. तो आप अभी जैसे इंटरव्यू के दौरान मुझे बिल्कुल साड़ी में और इसमें नजर आ रही है, तो ये भी कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं आप कि बाहर रहते हुए, यूएस में रहते हुए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, एक इंडियन कल्चर जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, उसको दिखाना, वो कितना जरूरी समझती हैं आप? I think definitely, because I think
अगर आप इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, लाइक अपने जगह में आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, जो कि मैं यहाँ बहुत देखती हूँ, लोग एक्चुअली अपनी रूट्स से बहुत कनेक्टेड हैं। वो बहुत, जितना मैंने शायद इंडिया में भी इतने त्योहार या इतने फेस्टिवल्स या इतनी चीजें सेलिब्रेट नहीं करी जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सबके साथ मिलके। ऑफ कोर्स वहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करती थी, पर यहाँ पे कम्युनिटी एक साथ में आकर जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, दे वांट टू ब्रिंग द कल्चर्स to everyone. They also, their children, who are not born and brought up in India, but जो यहाँ पे पले बड़े हैं, उनको भी इस तरीके का कल्चर, अपने रूट्स के बारे में बताना, सिखाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर लोगों के लिए। और मैं तो खैर साड़ी पहनना बहुत ही मुझे पसंद है। मुझे मतलब मेरा ये, आई थिंक लोग मुझे जानते ही हैं ये साड़ी की वजह से कि ये मेरे को बहुत पसंद है, और मैं अपनी रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपना कल्चर, अपनी चीज़ें पसंद हैं, तो मैं करती हूँ। पर लेकिन आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर रूट्स, बिकॉज दैट्स वेयर योर वैल्यू सिस्टम कम्स फ्रॉम। तो आपकी वैल्यू सिस्टम को कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी काम कर लें, इफ योर वैल्यू सिस्टम इज राइट एंड दैट कम्स फ्रॉम योर रूट्स, सो आई थिंक आप जरूर आगे अच्छा ही करेंगे, इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अपने करियर को आप अगले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं करियर वाइज? और मतलब ये जो आप मूवीज बना रही, थिएटर कर रही हैं, उसके साथ ही मतलब जो आर्टिस्ट भी होता है उसकी कहीं ना कहीं जहन में एक ख्वाहिश होती है कि वो बॉलीवुड भी मतलब करे। आपकी कुछ ऐसा है, या फिर आप अपने मतलब जो आप काम कर रही हो थिएटर में, उन चीजों को लेके आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करना चाहती, या फिर कहीं ना कहीं कुछ है? सी डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं ये कहूँ कि मैं रिकग्निशन नहीं चाहती अपने काम का, तो मैं ये गलत बोलूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी आर्टिस्ट डज द वर्क विदाउट आस्किंग फॉर रिकग्निशन ऑफ दैट वर्क। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मेरे काम को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, पसंद करा जाए और उसके बारे में बात करी जाए। सो वो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट। और मैं अपने आप को उतना ही, एज आई सेड, दिस इज अ जर्नी फॉर मी, तो मैं अपने आप को इस प्रोसेस में पूरा, जैसे बोलते हैं ना, पूरा सरेंडर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं कॉन्स्टेंटली लर्न करना चाहती हूँ। अब जैसे मैं यहाँ जब आई हूँ, मुझे यहाँ पे इतना इमेंस ग्रोथ हो रहा है एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज यहाँ का तरीके बहुत अलग हैं जो हम इंडिया में करते हैं, एज एन एक्टर। तो मैं यहाँ की लर्निंग, तो मैं कॉन्स्टेंटली एक लर्निंग प्रोसेस में भी रहना चाहती हूँ। बट एज यू आस्क्ड मी कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ ग्लोबली, यस, आई वॉन्ट टू वर्क ग्लोबल। I want to tell global stories. I want to be part of global stories. मैं सिर्फ अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर नहीं रखना चाहती। And as you have seen, the storytelling now has completely changed up. फिल्म्स अभी बहुत ही ग्लोबल हो गई हैं, सभी इंडस्ट्रीज मर्ज हो गई हैं, सो मैं अपने आप को ग्लोबल स्टोरीज में देखना चाहती हूँ। मैं वो अपॉर्चुनिटीज चाहती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करने का मौका मिले। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक वक्त हुआ करता था जब हॉलीवुड और बॉलीवुड की ही तरफ लोगों की नजर होती थी। अब इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद देखा जाए तो वो जो सिनेमा था वो अब उतना ज्यादा नहीं लोग जाते हैं जितना ओटीटी पे अपने घर पे बैठ के रिलैक्स होकर देखना चाहते हैं। और बहुत अच्छी चीज ये है कि जो भी अच्छा काम करेगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके काम को सराहा जाता है। तो डेफिनेटली अंशुलिका, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे अभी आपकी द गोल्डन केज जो है क्वालिफाई हुई थी, मुझे उम्मीद है कि आगे आपका काम क्वालिफाई भी करेगा और विन भी करेगा इंशाल्लाह। तो आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह फिर आपका कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो जरूर हमें टाइम दीजिएगा। जी जरूर जरूर। अभी मेरा जो मैंने बोला नया जो है हरीज वेट सजीली, जो एक डाउरी उसके ऊपर है, उस डाउरी को लेकर है, वही मेरा अभी नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, जो अभी फेस्टिवल मार्केट में स्टार्ट जा रहा है। मैं चाहूँगी कि उसको भी उतना ही प्यार मिले जैसे मेरी बाकी फिल्म्स को मिला है। और बहुत 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 शुक्रिया, आज बहुत टाइम के बाद मैंने दिल खोल के बात करी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि वही एक होता है कि जो काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन काम के पीछे मकसद क्या है ये बड़े कम लोगों को पता होता है। तो आपसे बात करके मुझे इसलिए अच्छा लगा कि आप एक ओपिनियन बेस्ड काम कर रही हैं। आपका एक, जब आप काम करते हैं तो आपके जहन में एक है कि मैंने सोसाइटी को इस तरह से चेंज करना है
और किस तरह करना है, तो आपकी वो थॉट बड़ी क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और ये डेफिनेटली मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फेम होता है। आप अगर चेंज लेकर आना चाहते हो तो ये एक बड़ी चीज होती है। थैंक यू महावेश, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, बहुत अच्छा आपका लगा बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। बात करके। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस अंशुलिका, इंशाल्लाह फिर हम करीब आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी थैंक्स अ आप भी। लॉट। थैंक थैंक यू, यू। शुक्रिया।